नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अभितोष सिंह। तो हमारा खास कार्यक्रम सेहतनामा आप देख रहे हैं। आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपकी सेहत और उससे जुड़ी तमाम समस्याओं के बारे में बात करते हैं। तो आज हमारे साथ जुड़ रही हैं रायपुर के श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अफसान कुरैशी, जो कि इस कार्यक्रम के दौरान स्त्री रोग से जुड़ी तमाम जानकारियां आपसे साझा करेंगी, तमाम बीमारियों के बारे में आपको जानकारी देंगी। जो बीमारियां आपको नहीं पता है कि क्या उनके सिम्टम्स हो सकते हैं, क्या लक्षण हो सकते हैं, ये सारी जानकारी आपको मिलेगी। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। लगातार हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश भी हो रहा है। तो डॉक्टर अफसान कुरैशी हमारे साथ जुड़ गई हैं। डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम सेहतनामा में। थैंक यू, नमस्ते एवरीबॉडी। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपकी कि आपने हम लोगों को ये मौका दिया और इनवाइट किया ताकि हम सोसाइटी के लिए कुछ और ज़्यादा कर सकें, उन्हें प्रेरित कर सकें अपनी हेल्थ के लिए जागरूक रहने के लिए। धन्यवाद। बिल्कुल। सबसे पहले मैम आपसे ये समझना चाहूँगा कि मौसम बदल रहा है, वायरल फीवर का इस वक्त दौर चल रहा है, तो महिलाओं को विशेषकर क्या आप जानकारी देना चाहेंगी, क्या सलाह देना चाहेंगी, किस तरीके से अपना बचाव करें वो इस बदलते मौसम में? जी सर, बदलते मौसम में अक्सर देखा गया है वायरल फीवर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण स्पेशली जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। कई बार ऐसा होता है कि गर्भवती महिलाओं के संपर्क में छोटे बच्चे भी अक्सर आते हैं आस पड़ोस के, जिनको हो सकता है चिकन पॉक्स शुरुआती स्टेज में हो या कुछ और तरीके का वायरल फीवर हो, जिसके बारे में उस बच्चे को भी और महिलाओं को दोनों को अनभिज्ञ हो इससे। तो ज़रूरत है कि आप एक डिस्टेंस मेंटेन करें, जैसा कि हम लोग कोरोना जागरूक अभियान में भी बार बार इस चीज़ का इसमें बोल रहे हैं, अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं कि सुरक्षित दूरी अपनाए रखें, बार बार हैंड वॉश पे ध्यान दें। बहुत ज़्यादा जैसे टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है तो बहुत ज़्यादा ठंडे पानी का, ठंडी चीज़ों का सेवन ना करें और मुंह पे मास्क डेफिनेटली हमेशा ही लगाएं। बिल्कुल। खाने पीने में क्या चीज़ें इस वक्त शामिल करना फायदेमंद रहेगा? सर, मैं चाहूँगी कि सारे ही पेशेंट्स, स्पेशली जब मौसम चेंज होता है और ठंडा मौसम आता है, तो अपना वाटर इनटेक, जो पानी का इनटेक है, उसको कम कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें चक्कर आना, कमज़ोरी होना या यूरिन में इन्फेक्शन हो जाना, थकान का अनुभव होना, ये सब काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है हमें प्रायः ही सारे पेशेंट्स में। तो पानी का इनटेक थोड़ा बढ़ाएं, क्योंकि टेम्परेचर कम होता है, हमें प्यास लगती नहीं है, बट फिर भी हमारे शरीर की ज़रूरत होती है हर दिन कम से कम 1500 ml पानी, यानी कि 1.5 लीटर पानी तो कम से कम पीना चाहिए। हालांकि हम चाहते हैं हर मरीज कम से कम 15 से 18 ग्लास पानी पिए, तो पानी पीने का ध्यान रखें। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर शिफ्ट वाले चेंजेस, जैसे अगर आप ठंडे से बाहर निकल रहे हैं, अगर आप एसी में हैं या फिर बाहर से अंदर आए हैं, तो तुरंत ठंडा पानी पीना अवॉइड करें और ठंडी चीज़ों को अवॉइड करें। इस मौसम में सूप्स, काफ़ी वेजिटेबल्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आते हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स, तो हेल्दी वेजिटेबल्स का सूप्स बना करके पिए। इस मौसम में फ्रूट्स काफ़ी निकलते हैं, लाइक ऑरेंजेस का सीज़न है ये, तो विटामिन सी, आयरन, ये सब काफ़ी गुड सोर्स ऑफ है ऑरेंजेस, विटामिन सी का। तो ऑरेंजेस खाएं, ऑरेंजेस के जूस पिए। जी बिल्कुल। एक चीज़ और समझना चाहेंगे आपसे कि नारियल पानी का जो है ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ा है, तो नारियल पानी कितना ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है और सही वक्त क्या होता है नारियल पानी को पीने का? सर, नारियल पानी पीना हर मरीज के लिए, स्पेशली मेरे जैसे, मैं तो ऑब्स्टेट्रिशियन हूँ प्राइमरली, तो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं कि उनके पैरों में दर्द हो रहा है, किसी को कमर में दर्द हो रहा है, पैरों में ऐंठन हो रही है, तो नारियल पानी एक संपूर्ण, जो आप ग्लूकोज या ग्लूकॉन डी वाले या जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स वाले पानी हैं वो पीते हैं, तो उसका नेचुरल सोर्स नारियल पानी है। इसमें सारी ही सोडियम, पोटेशियम और जितनी भी सॉल्ट्स हैं वो बिल्कुल बैलेंस्ड मात्रा में होती हैं। तो हर औरत को, स्पेशली कि गर्भवती को, आई एम सॉरी मैं यहाँ पर बार बार गर्भवती महिलाओं पे थोड़ा ज्यादा फोकस कर रही हूँ, क्योंकि उनको ही मैं ज्यादा देखती हूँ, बट अदरवाइज हर गर्भवती महिलाओं को और नॉर्मली भी हर एज की महिलाओं को नारियल पानी जितना हो सके, अगर गर्भवती है तो रोजाना ही सेवन करें तो बेहतर रहेगा, और अदरवाइज भी हम
यही कहते हैं कि लेना ज्यादा बेटर है, स्पेशली अगर आपको वीकनेस फील हो रही है तो। लेकिन डॉक्टर साहिबा एक चीज ये समझना चाहेंगे कि कोई निश्चित समय होता है कि अगर सुबह शाम भी आप कह रही हैं तो कोई इसका समय मुकर्रर होगा या फिर किसी भी वक्त आप 2 टाइम पी सकते हैं? किसी भी सर 2 टाइम पी सकते हैं, ऐसे कोई खास समय से बांधना जरूरी नहीं है। बिल्कुल, किसी भी टाइम इसको पी सकते हैं। खासतौर पर जो मौसमी फल है उनका सेवन किस तरीके से किया जाए, और सबसे बड़ी चीज की सब्जियां कैसे शामिल की जाएं, और फास्ट फूड का भी चलन बहुत ज्यादा है, तो फास्ट फूड से कैसे बचे महिलाएं, खासतौर पर गर्भवती महिलाएं जिनका जिक्र आप कर रही हैं, और ये जानना जरूरी है उन महिलाओं को भी। जी 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 सर, फास्ट फूड से मुझे लगता है हर उम्र की महिलाओं को बचना ज़्यादा ज़रूरी है, सिर्फ गर्भवती महिलाएं नहीं। इसलिए क्योंकि फास्ट फूड में आप बहुत ज़्यादा हाई कैलोरीज बहुत जल्दी थोड़े समय में आप बहुत ज्यादा कैलोरीज ले रहे हैं, जो आजकल प्रायः हम लोग पीसीओडी पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज का प्रचलन महिलाओं में हर उम्र की, चाहे वो यंग गर्ल्स हो, 12-13 साल की लड़कियां हो या 40 इयर्स की महिलाएं हो, सभी में पीसीओडी का हम लोग बहुत ज्यादा प्रचलन देख रहे हैं। पीसीओडी एक बहुत बड़ा कारण भी है इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन का। इसके अलावा इसके कारण जो आपकी माहवारी की अनियमितताएं हैं वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो फास्ट फूड्स किसी भी उम्र में सर सही नहीं है। कभी कभार महीने में एक बार फॉर अ चेंज आप ले सकते हैं, दैट्स ओके, बट फिर भी क्योंकि इसके कारण आपका वजन भी बढ़ता है, जब आपका वजन बढ़ेगा तो आपको समय से पहले बीपी, शुगर, ये सब चीज़ों होने का खतरा रहेगा। तो जैसे आपने मौसमी फूड्स के बारे में बात की, तो अभी अनार, चुकंदर बहुत आता है, तो चुकंदर के लिए मैं सारी महिलाओं को बोलती हूँ कि चुकंदर सस्ता भी पड़ता है अनार के मुकाबले। तो चुकंदर को आप उबाल करके उसका जूस पी सकती हैं, जो उसका जूस निकालने के बाद जो बच जाता है उसको आप आटे में गूंथ करके चुकंदर के पराठे बना सकती हैं, चुकंदर की पुड़ियां बना सकती हैं। इन सब से आपकी डाइट में आयरन काफी अच्छा स्रोत होता है, आयरन का स्रोत होता है ये चुकंदर। तो जैसे हम अपनी इंडियन महिलाएं, भारतीय महिलाओं में बहुत ज्यादा आयरन की कमी देखते हैं, खून की कमी देखते हैं। कई बार हमारे पास मरीज 2 ग्राम हीमोग्लोबिन पे भी आते हैं और हमें आश्चर्य होता है कि 2 ग्राम हीमोग्लोबिन में भी कोई इंसान जिंदा कैसे रह सकता है। तो इन सब से बचने के लिए बेहतर है, जैसे मैंने बार बार इसके पहले भी कहा कि जो ऑरेंजेस हैं यानी कि ये विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है। विटामिन सी आयरन को एब्जॉर्ब होने में बहुत ज्यादा मदद करता है। अनार हो गया, चुकंदर हो गया, ये आपके लिए आयरन के बहुत अच्छे स्रोत हैं। इसको आप अपनी डाइट्स में भरपूर लेकर आए। इसी तरीके से औरतों में मैं अक्सर बवासीर के भी बहुत ज्यादा केसेस देखती हूँ, इसलिए क्योंकि जैसे हमारी भारतीय महिलाएं थोड़ी संकुचित होती है, अगर उनको वॉशरूम जाना है, आसपास कोई मेल बैठा हुआ है तो हो सकता है वो शायद उसको ना कहे, ना जा पाए, या फिर जैसे बाथरूम्स इतना फ्रीली फॉर वुमेन अवेलेबल भी नहीं होता है, तो उसके लिए उनमें कॉन्स्टिपेशन की, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की समस्याएं भी बढ़ जाती हैं। तो उससे मुझे ऐसा लगता है बचने के लिए, इनफैक्ट कई बार ऐसा भी होता है कि हम अपने काम के प्रेशर में इतने ज्यादा बिजी होते हैं कि हम अपने लिए खान पान का और पानी पीने का भी पूरा समय नहीं निकाल पाते। तो अभी अमरूद भी काफी सीजन है, तो अमरूद भी आप रेगुलर खाएं तो उसमें रफेज, दैट इज अ गुड सोर्स ऑफ रफेज इन डाइट, आपके हाई फाइबर डाइट में आएगा। अगर आप रेगुलर उस अमरूद का भी सेवन करें तो आप बवासीर से भी अपने आप को बचा सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि अमरूद आप खाइए और आप पानी खूब पीजिए। पानी की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है किसी भी महिला के लिए, चाहे यस सर, बिल्कुल प्रेगनेंसी में भी। अच्छा, एक चीज और देखने में आया कि प्रेग्नेंट जब लेडी हैं तो उस वक्त डायबिटीज के भी सिम्टम्स बहुत ज्यादा नजर आते हैं, क्योंकि बहुत सी ऐसी लेडीज हैं जो डायबिटिक हो जाती हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या रहती है और इससे कैसे बचा जा सकता है? सर गेस्टेशनल, इस जिस चीज का आपने जिक्र किया उसको हम लोग गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं, जिसका मतलब होता है प्रेगनेंसी में होने वाला डायबिटीज। ये डायबिटीज हमें अक्सर उन महिलाओं में देखने में मिलता है जिनके मम्मी पापा दोनों में से किसी एक को या दोनों को डायबिटीज हो।
वैसे हम सारे ही साउथ ईस्ट एशियन पीपल कंट्री वाले सारे वी ऑल आर, हम सबको अमेरिकन लोगों के मुकाबले डायबिटीज का ज्यादा रिस्क है। इसके अलावा अगर किसी महिला का वजन बढ़ा हुआ है और वो उस बढ़े हुए वजन के साथ अपना प्रेगनेंसी लेती है, जिसको हम लोग BMI कहते हैं, BMI मतलब बॉडी मास इंडेक्स, इसमें हम शरीर के वजन को बॉडी की हाइट के हिसाब से एक रेशियो निकालते हैं। वो अगर 25 से ज्यादा हो तो हम लोग उसको ओवरवेट की श्रेणी में रखते हैं जी। तो ये भी एक रिस्क रहता है डायबिटीज का। तो जब अगर आपको ये सारे में रिस्क फैक्टर्स हैं कि आपके मम्मी पापा किसी को डायबिटीज है, वी आर ऑलरेडी ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्री को बिलोंग करते हैं, या फिर आपका वजन ज्यादा है और फिर आप प्रेगनेंसी ले रहे हैं, तो आप सभी को, उन सारी महिलाओं को 24 वीक्स के बाद गेस्टेशनल ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट एक होता है जिसको हम लोग GTT टेस्ट कहते हैं, या ब्लड शुगर का टेस्टिंग करवाना चाहिए। ये आप अपने डॉक्टर से मिल करके इस टेस्ट का समय ले सकते हैं। और इससे बचने का सर एक ही उपाय है कि समय से पहले आपको टाइम पर एटलीस्ट पता चल जाए, ताकि ऐसा ना हो कि आपको तब पता चले जब आपका शुगर बहुत ज्यादा बढ़ चुका हो, या फिर बढ़ा हुआ शुगर इन प्रेगनेंसी कभी कभार बच्चे का पेट में खत्म हो जाने का कारण भी होता है, या फिर उसके कारण आपको प्रेगनेंसी में BP बढ़ सकता है। तो जब इन सारी चीजों, कॉम्प्लिकेशन के पहले अगर आपको GDM के बारे में पता चल जाए तो वो ज्यादा बेहतर होता है। इससे बचने के लिए आप अपना वेट शुरू से ही कंट्रोल में रखें। वेट को कंट्रोल में लेने के बाद ही प्रेगनेंसी प्लान कीजिए। प्रेगनेंसी आ जाने के बाद आप अपना डाइट को हर प्रॉपर न्यूट्रिशन वाला आहार लीजिए। बहुत ज़्यादा हाई कैलोरीज में ना जाएं। सुबह शाम 30 मिनट्स की मॉर्निंग और इवनिंग में वॉक करें, ताकि जो भी आप एक्स्ट्रा कैलोरीज लें वो बर्न हो सके कम से कम। उसके अलावा आप अपने डॉक्टर से मिल करके आपकी बॉडी टाइप के हिसाब से जो एक्सरसाइज आप इजीली सहूलियत के हिसाब से कर सकते हैं वो करें। जी। प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सी महिलाओं को कहा जाता है कि वो वॉक कर सकती है, बहुत सी महिलाओं को कहा जाता है कि वॉक नहीं कर सकती हैं। कुछ महिलाएं ऐसा भी हैं कि जो ऑफिस गोइंग है लेकिन वो ऑफिस जाना फिर वो छोड़ देती हैं। तो उसका सही समय क्या होता है और कैसे इसका आकलन किया जाता है? सर आइडियली अगर आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल चल रही है, जो कि आपका डॉक्टर ही आपको बताएंगे आपकी सारी जांच करके और सोनोग्राफी करके, तो हम सारी ही महिलाओं को एडवाइस करते हैं कि आप सुबह और शाम 30 मिनट्स की मॉर्निंग और इवनिंग वॉक किया कीजिए। वॉक करने से एक तो आपकी जो मांसपेशियां हैं उनमें खिंचाव नहीं आएगा, खुली हवा मिलेगी, आपकी जो पैल्विक मसल्स हैं वो भी रिलैक्स होंगी। नॉर्मल डिलीवरी, जैसे हम लोग आजकल बढ़ता हुआ सिजेरियन का ट्रेंड देख रहे हैं, तो उसमें थोड़ी कमी आएगी, क्योंकि उनकी मसल्स खुलेंगी तो लेबर वाले पेन को भी वो ज्यादा अच्छे तरीके से ले पाएंगी। इसके मुकाबले कुछ महिलाएं ही ऐसी बचती हैं जिनको हम लोग कहते हैं कि आप स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट में चले जाइए। उसमें अक्सर सोनोग्राफी में देखने को मिलता है कि जो प्लासेंटा है, जिसको हम फूल कहते हैं, वो बच्चेदानी के मुंह पे होता है। ऐसी स्थिति में अगर महिला चले या फिर लैट्रिन के रास्ते जोर लगाए तो उसको प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग देखने को मिलती है, जो खतरे की बात हो सकती है। तो उस कंडीशन में हम महिला को बोलते हैं कि वो बेड रेस्ट करे, ताकि समय से पहले डिलीवरी होने से बचे जा सके। क्योंकि अगर आपको समय से पहले प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो गई जो कंट्रोल नहीं हो पाई, तो आपको समय से पहले सिजेरियन करके बच्चा भी निकालने की जरूरत पड़ सकती है और बच्चा प्रीमैच्योर पैदा होगा। तो इन सारे कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करने के लिए सिर्फ एक स्मॉल ग्रुप होता है जिसको हम एडवाइस करते हैं कि प्लीज आप बेड रेस्ट करें और वॉकिंग भी सिर्फ इतना ही करें कि आप बस बाथरूम के लिए जा पाए, जिसको हम लोग बाथरूम प्रिविलेज कहते हैं। बस बिल्कुल। आपने मैम यहाँ पर उसके अलावा मैं रिकमेंड करूंगी कि हर औरत को जी योगा, देयर आर एंटीनेटल योगा एक्सरसाइजेस जो एक औरत को, स्पेशली अगर वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए एम करना चाहती है तो उसे जरूर करना चाहिए, अगर उसका बॉडी टाइप उसको अलाउ कर रहा है। इफ शी इज कंफर्टेबल, अगर वो कंफर्टेबल है उन एक्सरसाइजेस को करके, जो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट तो नहीं होती, तो उसको जरूर करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आपने दो अहम बातों का यहाँ पर जिक्र किया, मैं उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से जानना चाहूंगा डिटेल्स में, कि प्रीमेच्योर बेबी जो होते हैं उनकी सबसे बड़ी वजह क्या नजर आती है, क्या सबसे बड़ी वजह हो सकती है? क्योंकि एक वजह तो आपने बताई, क्या इसके अलावा कुछ और वजहें हो सकती हैं? जी सर, प्रीमैच्योरिटी अक्सर कई बार ऐसा होता है कि
ग्रामीण क्षेत्रों से महिलाएं जब आती हैं वो झटके खाती हुई आती हैं, जो बहुत ज्यादा बीपी बढ़ जाने के कारण होता है। तो उसमें भी अगर झटके आ रहे हैं महिला को, या महिला का बीपी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है और वो उनको दवाइयां देने के बावजूद भी बीपी कम नहीं हो रहा है, तो भी प्रीमैच्योर डिलीवरी करनी पड़ती है महिलाओं की जान बचाने के लिए। इसके अलावा अगर समय के पहले किसी महिला का पानी लीक होने लगे, जिसको हम लोग वाटर बैग का फटना बोलते हैं, पानी स्त्राव होने लगे, तो भी हम डिलीवरी करानी पड़ती है बच्चे को इन्फेक्शन से बचाने के लिए। जी। अच्छा, एक चीज और मैम कि अभी एक ट्रेंड बढ़ गया, बहुत ज्यादा सिजेरियन केसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? सर, इसकी सबसे बड़ी वजह एक तो जो हम लोग अपनी डेली प्रैक्टिसेस में देखते हैं, हर औरत को नॉर्मल डिलीवरी जरूर चाहिए, बट उसके लिए मेहनत नहीं करना है। तो जैसे मेरे पास कई बार पेशेंट्स भी आते हैं, उनके कई बार हस्बैंड्स ही बोल रहे होते हैं, सर मेरी वाइफ सिर्फ 2 ही काम करती है, टीवी देखना और खाना बनाना। पहले जैसे हम लोग अगर ग्रामीण इसी चीज को अगर हमें किसी ग्रामीण महिलाओं से कंपेयर करती हूँ, जैसे कई बार हमारे कैंप्स लगते हैं, हम लोग जाते हैं गांव में, तो वहां पर अगर मैं 100 महिलाओं को देखती हूँ तो हार्डली सर शायद सिर्फ 2 या 3 महिलाएं ऐसी होती है जिनका सिजेरियन हुआ होता है, अदरवाइज सबका नॉर्मल डिलीवरी होता है। तो आज का जो सबसे बड़ा कारण है, एक तो हमारा सेडेंटरी लाइफ स्टाइल। हर किसी के घर में अल्हम्दुलिल्लाह इकोनॉमिकल कंडीशंस इतनी अच्छी हैं कि उनके पास बहुत सारी बाइयां भी होती हैं, तो काम करने के लिए बहुत ज्यादा कुछ बचता नहीं है। इसीलिए आई एम ऑल्सो स्ट्रेसिंग अपॉन योगा। सेकेंड इज, हम लोगों के जो प्राय आजकल देख रहे हैं, हम लोग बच्चों का वजन भी थोड़ा बड़ा हुआ होता है। हर बच्चा ऑलमोस्ट 3, 3.25, 3.5, इनफैक्ट हम लोग कई बार 4 और 4.5 किलोग्राम के बेबीज भी निकाल चुके हैं सिजेरियन से एट बालाजी। वजन का मतलब बच्चे का वजन बड़ा होना, सीडेंटरी लाइफ स्टाइल होना, फिर पेन का बियर करने की कैपेसिटी भी सर मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं थोड़ी कम हो गई है। हम लोग डरने भी लगे हैं। तो पेन एंड्योरेंस मींस एक सेल्फ मोटिवेशन जो शुरू से ही होना चाहिए, कि माइंड मोटिवेट। एवरीवन सेज कि मैडम आपको कराना है नॉर्मल डिलीवरी, तो मैं उन सबको यही सलाह देती हूँ, सर आई एम देयर टू सपोर्ट यू। मैं आपके सपोर्ट के लिए और आपकी सहायता के लिए हूँ। बच्चा आप ही ने करना है, आप ही को प्रेशर लगाना है, आप ही को जोर लगाना है और आप ही को अपने लेबर को सहना है। तो हालांकि आजकल बहुत सारे पेनलेस डिलीवरीज भी आ गई हैं, एपिड्यूरल्स भी आते हैं, जिसमें हम लोग महिला को वक्त पर इंजेक्शन देते रहते हैं ताकि महिलाओं को दर्द का पता ना चले और फिर भी उसके कॉन्ट्रैक्शंस आते रहे और नॉर्मल डिलीवरी होते रहे। तो इसीलिए बार बार आई अगेन स्ट्रेस कि अगर आपने नॉर्मल डिलीवरी का सच में इरादा रखती हैं, तो फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग सेल्फ मोटिवेशन। महिला को खुद से ही एकदम डे 1 से पता होना चाहिए कि मैं टारगेट करूंगी, क्योंकि मैं उन महिलाओं को भी देखती हूँ जो बिल्कुल टारगेट ओरिएंटेड रहती हैं कि मैंने किसी भी तरीके से नॉर्मल डिलीवरी करानी है, और इन महिलाओं की अक्सर मैं देखती हूँ नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है बिकॉज दे आर वेरी मच टारगेट ओरिएंटेड कि नहीं बिल्कुल मैंने करना है, जो भी दर्द होगा मैंने बर्दाश्त करना है। दर्द होंगे, मैडम भी जांच करेंगे एंड दे आर कंफर्टेबल और हमारे साथ सपोर्ट भी करती हैं, कोऑपरेटिव भी रहती हैं। इसके मुकाबले अगर मैं सिर्फ और सिर्फ सीडेंटरी लाइफस्टाइल रहूं कि मैडम मैंने उठना नहीं है, मैंने बैठना नहीं है, मैंने घर का काम नहीं करना है, और लास्ट डे ऑफ डिलीवरी मैडम मुझे पेन भी नहीं होना चाहिए और डिलीवरी भी नॉर्मल होना चाहिए, तो सर ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और कई लोग होते हैं कि जो अपना समय भी और डेट भी तय करके पहले से आते हैं और कहते हैं कि इसी दिन हमें चाहिए कि हमारी बेबी डिलीवरी इसी दिन हो, तो उसमें उन केसेस में भी फिर सिजेरियन करना पड़ता है मजबूरन। जी 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 सर। अच्छा, एक चीज और समझना चाहेंगे कि प्रेगनेंसी के टाइम में उसमें तो मुहूर्त रहता है, मुहूर्त से हाँ, मुहूर्त से सिजेरियन फिर वो करवा लेते हैं, वो एक अलग केस हो गया। हालांकि ऐसे केसेस बहुत कम आते होंगे आपके सामने, लेकिन आते हैं, ऐसे केसेस भी आते हैं। एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे कि प्रेगनेंसी के वक्त में चाय, कॉफी या अल्कोहल ये कितना ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है? सर आइडियली इन इंडियन सिनेरियो अल्कोहल तो हमें बहुत कम देखने को मिलता है कि कोई महिला, प्रेग्नेंट महिला अल्कोहल का सेवन करे। काफ़ी हाई क्लासेस में स्टिल देयर आर केसेस जहाँ पर महिलाएं सेवन करती हैं। रही चाय कॉफ़ी की बात, तो किसी भी चीज़ का एक्सेस इज़ गलत बात है। जरूरत से ज्यादा उसका सेवन करना, दिन में 1 या 2 कप चाय कॉफी पी जा सकती है, बट ज्यादा चाय या कॉफी पीने से आपके शरीर में ज्यादा अमाउंट ऑफ कैफीन मिलेगा, जिसकी वजह से भी प्रीमैच्योरिटी का एक रिस्क बढ़ जाता है। बिल्कुल।
पानी समय से खूब पहले पिए, अपनी डिलीवरी सेहत का ख्याल रखें, खान पान को आप दुरुस्त रखें। लेकिन एनीमिक केसेस, जैसे आपने बताया, खून की कमी बहुत ज़्यादा महिलाओं में रहती है। आप खास तौर पर ऐसे केसेस में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी भी देखी जा रही है, तो इसकी असल वजह क्या रहती है और शुरू से ही इस पर कैसे कंट्रोल रखा जाए? किन चीज़ों को ज़्यादा खाया पिया जाए कि इन पर कंट्रोल रहे और खून की कमी कम से कम प्रेगनेंसी के टाइम ना नजर आए? जी सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि आजकल भी सर और पहले भी हमारे देश में एनीमिया के केसेस बहुत ज़्यादा होते रहे थे। आजकल जो अवेयरनेस ज़्यादा हो रही है, जो हमारे यहाँ स्वास्थ्य केंद्र ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बना रहे हैं हमारी गवर्नमेंट, उससे इन केसेस की ज़्यादा हमें नॉलेज हो रही है, पता चल रहा है। तो इससे बचने के लिए आप अनार, चुकंदर, मूंगफली, सोयाबीन की बड़ी, चना, इन सबको ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। और इसके अलावा हर स्वास्थ्य केंद्र में सर हम लोग चौथे महीने से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये रूल लगा रखा है कि हर गर्भवती महिला कम से कम अपनी एक प्रेगनेंसी में 100 आयरन की गोलियां ज़रूर खाए। अगर हर महिला 100 आयरन की गोलियां खाती है तो उसको आयरन की कमी यानी कि खून की कमी, एनीमिया होने की संभावना काफी हद तक कम हो जाएगी। बट जैसे आपने जिक्र किया कि फिर भी स्ट्रेंथ तो है ज्यादा, तो इसका क्या कारण है? इसके सर कुछ मिथ्स हैं, मिथ्स या अंधविश्वास। जैसे गांव वगैरह में ये कहा जाता है, मुझे ये सब पेशेंट से ही पता चलता है कि 7वें महीने के बाद वो लोग अक्सर, चौथे महीने से तो शुरू ही की जाती है सर आयरन की गोलियां, क्योंकि उसके पहले हमें उल्टियां हो रही होती हैं, तो हम महिलाओं को नहीं देते हैं आयरन की गोलियां। 7वें महीने से घर के बड़े बूढ़े गर्भवती महिलाओं से कहते हैं कि अब आप आना ये गोलियां खाना बंद कर दो, क्योंकि अगर आप ज्यादा आयरन और कैल्शियम की गोलियां खाओगी तो बच्चा मोटा हो जाएगा, बच्चा मोटा हो जाएगा तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी, जो बिल्कुल गलत है। मैं अपने हर मरीज को एक ही सलाह देती हूँ कि आपने डिलीवरी वाले दिन, लेबर वाले दिन तक आपको आयरन कैल्शियम की गोली खाते रहना है। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, अब अगर पेशेंट्स हमारे फॉलोअप में है, रेगुलर हमें दिखाती है, फिर भी उसमें कभी कभार हमें आयरन की कमी दिखती है, तो उसका एक कारण ये होता है कि अक्सर पेशेंट्स आयरन और कैल्शियम की गोली खाने को भी एक काम समझते हैं, तो उन्होंने एक आयरन के लिए, एक कैल्शियम के लिए और इकट्ठा खा गए दूध के साथ, जो कि बिल्कुल गलत है। आयरन जो है, जैसे हमें पता है आयरन की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं, तो आयरन जब बॉडी में जाता है और हमारे पेट में आयरन और कैल्शियम मिलकर के कॉम्प्लेक्स कीलेट कर लेते हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लेक्स में बना लेते हैं, और वो वैसे के वैसे महिला की टट्टी में दूसरे दिन निकल जाता है बिना उसका कुछ भी पार्ट, हिस्सा एब्जॉर्ब हुए। तो ये भी एक गलत तरीका है। इसीलिए हम चाहते हैं कि महिला आयरन की गोली को अलग खाए, कैल्शियम की गोली को अलग खाए। आयरन की गोली को जब खाए तो वो उसको सिर्फ पानी के साथ खाए, आयरन की गोली को दूध के साथ ना खाए। आयरन की गोली को जब खाया जाए तो उसके आधे घंटे पहले और बाद में सीधी सी बात है कि डॉक्टरी सलाह का पूरा ख्याल रखा जाए। डॉक्टर जो एडवाइस कर रही हैं उसका पूरा ख्याल यहाँ पर पेशेंट रखे, एक एक स्टेप का। खुद से अपना दिमाग ज्यादा यहाँ पर इस्तेमाल ना करें, कम से कम जी सर, बिल्कुल सर, जो महिलाएं प्रेग्नेंट करें। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया अपना अनुभव साझा करने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको बहुत सी जानकारियां आज इस सेहतनामा के खास एपिसोड से जरूर मिले होंगे। बहरहाल आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।